सरपंच 27 साल की एक विधवा महिला के पास जाता है। सरपंच साहब को प्रधान भी कहते हैं। दोस्तों, जब वो उस महिला के पास जाता है तो विधवा महिला की चोटी पकड़कर उसे गंदी गंदी गालियां देने लगता है। कहता है कि तुमने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। विधवा महिला बहुत देर तक ये बातें सुनती रहती है, तभी मुड़कर एक बात कहती है, सुनो प्रधान, जो बोया है उसे काटने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने जो किया है उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ना, और तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है। एक महिला के श्राप के कारण, एक विधवा महिला के आत्मा से निकली हुई हाय ने 19 लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया था, या मैं आपसे कहूँ कि 19 लोग मरने से भी बुरे इस दुनिया में हो जाते हैं। आज मुझे प्रेमानंद महाराज की एक कहावत बहुत अच्छे से याद आती है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि दुखिया को न सताइए, दुखिया दे रोए, और जय दुखिया के मुखिया सुन ले तो तेरी गति कहाँ होए। तो सच में ही ये कहावत आज आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। आपको भगवान की लाठी और भगवान के न्याय के बारे में पता चलेगा। कहते हैं कि हम तो भुगत रहे हैं, लेकिन बुरा तुमने भी किया है जनाब, तुम भी भुगतोगे, और एक वक्त ऐसा आएगा जब भुगतोगे ना तो पूरा जमाना खड़ा होकर देखेगा। आज की कहानी आपको बहुत सुकून देकर जाएगी, और इसे सुनना जरूर और ध्यान से सुनना। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक भटहट गांव की कहानी है। भटहट गांव की कहानी सुनाती हूँ आपको 2015 से। यहाँ पर एक लड़की रहती है जो कि बहुत खूबसूरत है। इस लड़की की शादी इस भटहट गांव में ही की जाती है एक लड़के से, जो लड़का मुंबई में काम करता है। ये लड़का मुंबई में काम करता है और इसकी जो पत्नी है वो बहुत खूबसूरत है, बला की तरह खूबसूरत है, और शायद कद काठी भी बहुत अच्छी है। दोस्तों, ये मुंबई में काम करता है, तभी इस लड़के को बीमारी लगती है। बीमारी, तेज बुखार, घबराहट, कई बार इलाज कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जांच बिना ही ये लड़का जो होता है, शादी के महज 2 साल बाद ही ये इस दुनिया से चला जाता है। 2 या 3 साल बाद ये इस दुनिया से चला जाता है। अब यहाँ पर जो वो लड़की थी, शादी पर 25 साल की थी, अब वो 27 साल की उम्र में वो विधवा हो जाती है। भरी जवानी में जब वो विधवा होती है, तो अब यहाँ पर जब उसके पति का अंतिम संस्कार होता है, तो ये जो विधवा महिला है ये अपने मायके में जाती है। मायके वाले इसे घर से निकालते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी हम कैसे उठा सकते हैं, तुम यहाँ से जाओ और अपने ससुराल में ही रहो। ससुराल वालों ने जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया था। कहा कि तुम उसी घर में रहो जो फूटा टूटा तुम्हारे पति का घर जो देकर गया है। अब तक घर में करा और खाया था, यानी रोटी पानी घर में बनाया करती थी, गृहिणी थी, कभी बाहर निकल कर देखा नहीं। गांव में अब पेट की आग या पेट की भूख कैसे मिटे? तो दोस्तों, यहाँ पर सरकारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। राशन कार्ड जैसी सुविधाएं, जहाँ पर आपको अनाज मिलता है। हर एक व्यक्ति के साथ 5 किलो अनाज आपको मिलता है। अब यहाँ पर जो ये विधवा महिला होती है, ये सोचती है कि क्यों ना मैं अपना राशन कार्ड बनवा लूँ। बहुत सारी महिलाएं इसको बताती हैं कि फलानी जगह राशन कार्ड बनता है, ऐसा ऐसा तुम्हारे घर की पूर्ति तो पर ही जाएगी। महिलाएं उस पर तरस दिखाती हैं, कुछ उसे खाना भी दे देती हैं। दोस्तों, यहाँ पर वो गाँव के मुखिया यानी प्रधान के पास जाती है। कहती है कि बहुत कोशिशें कर ली, मैं आपको पैसे भी दे दूंगी, आप मेरा राशन कार्ड बनवा दो, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं ने कहा था कि प्रधान को कुछ पैसे देने पड़ते हैं। ये कितनी बुरी बात है, जबकि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ होता है। तो जो गांव का प्रधान होता है वो देखकर कहता है कि तुम मुझे कहाँ से पैसे दोगे, तुम्हारे खाने के तो लाले पड़े हुए हैं, देखता हूँ मैं क्या होता है। अब यहाँ पर काफ़ी दिन बीत जाते हैं, लेकिन ये गांव का जो सरपंच या प्रधान है वो इस चीज़ पर गौर ही नहीं देता है, तवज्जो ही नहीं देता है। अब ये विधवा महिला दोबारा से जाती है। कहती है कि बाबूजी, मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि घर में खाने को अनाज नहीं था, दूसरों से कब तक मांगेगी। अब यहाँ पर जो गांव का प्रधान है वो सीधा सीधा मुस्कुराते हुए एक लालच भरी नज़रों से कहता है कि तुम्हारे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ तुम्हारे पास बहुत अच्छी है। ये महिला भोलेपन से कहती है कि क्या? उसने कहा कि तुम्हारा जो ये तेज चमकता हुआ शरीर जो सफ़ेद साड़ी में भी चमकता है, तो मुझे ये सौंप दो,
मैं तुम्हारा राशन कार्ड बनवा दूंगा। दोस्तों यहाँ पर ये विधवा महिला पहली बार में मना करती है और कहती है कि मैं भूखी ही सो जाऊंगी, आपकी इस रहम की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब 1 महीना बीतता है और जब हालात बद से बदतर हो जाते हैं, क्योंकि गांव में जो भी काम होना था वो प्रधान से होकर गुजर रहा था और प्रधान बीच में आड़े आ रहा था। इस महिला को मजबूरन बस जब इसके मायके वालों ने स्वीकार नहीं किया, ससुराल वालों ने स्वीकार नहीं किया, पापी पेट का सवाल था, ये महिला प्रधान के पास जाती है। कहती है कि तुम जो करना चाहते हो वो करो, लेकिन मेरा यहाँ पर जो राशन कार्ड है वो बनवाओ। दोस्तों प्रधान ने इसकी आबरू को तार तार किया और इसका राशन कार्ड बनवा दिया। राशन कार्ड बनवाने के लिए इसको आगे भेजा और आगे इसको सेक्रेटरी के पास भेजा। सेक्रेटरी के पास आगे और कागज लगते हैं। सेक्रेटरी ने भी वही शर्त रखी जो गांव के प्रधान ने रखी थी। ये महिला अब अपने आप में सोच चुकी थी, पहले पेट भरना है, बाकी काम सब बात में होंगे। कहते हैं जब भूख लगती है ना तो इंसान चकरा जाता है। ये महिला यहाँ से भी कुछ भी नहीं कहती है और यहाँ पर भी इसके शरीर का शोषण होता है। अच्छा सुनिए, यहाँ पर ये रफ्तार बढ़ते बढ़ते 9 लोगों के पास जाती है। कौन से 9 लोग? जो इसके काम को या इसके कागज को आगे बढ़ा रहे थे, यानी इसके विधवा पेंशन बांध रहे थे या इसके लिए राशन कार्ड बनवा रहे थे। उन सब ने इससे सौदा किया कि तुम हमें पैसे तो दे नहीं सकती, लेकिन तुम अपना जिस्म हमें दे सकती हो। दोस्तों इसी तरह से इस विधवा महिला के करीबन मैं आपको बताऊं वो 9 लोग से 13 लोग हो जाते हैं जो इस महिला के साथ गलत करते हैं। अब गलत का सुनिए, यहाँ पर एक बहुत ही अचंभित घटना छुपी हुई है। यहाँ पर ये नहीं है कि क्राइम की स्टोरी है, लेकिन आपको सावधान और भगवान की आवाज़ के बारे में बताना चाहती हूँ। अब इस महिला के साथ जो 13 लोग थे उन सभी ने जो मन चाहा वो किया और इसके जो भी कागज़ थे वो पूरे कर दिए। एक विधवा पेंशन इसकी बंध गई और यहाँ पर इसका राशन कार्ड बन गया। इसके घर में खाने पीने के लिए अनाज आने लगा। 5 किलो यहाँ पर अनाज लेकर आती थी, उससे घर का गुजारा, और जो विधवा पेंशन 500 रुपये मिलती थी उससे नमक मिर्च और अपने शरीर का थोड़ा सा पालन पोषण किया करती थी। यहाँ पर देखते देखते करीबन 2 या 3 महीने निकलते हैं, तभी ये जो 27 साल की विधवा महिला है इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि बार बार डॉक्टरों के पास जाती है, लेकिन इसे कोई भी आराम नहीं लगता है। जब इसे कोई भी आराम नहीं लगता है और ये देखती है कि सरपंच ने मेरी पहले भी मदद की है, अब कैसे भी सही वो मेरी मदद करेगा, वो सरपंच के पास जाती है और सरपंच उस बीमार महिला विधवा को भी नहीं छोड़ता है। और उसके पास जब वो कहती है कि साहब मुझे इलाज के लिए ना मेरे पास पैसे हैं, कोई अच्छे से डॉक्टर से मेरा इलाज कराओ, तो यहाँ पर सरपंच साहब भी एक झोला छाप, यानी जो प्रधान होता है, एक झोला छाप डॉक्टर का पता देता है। वहाँ पर वो दवाइयाँ लेती है, उससे भी कोई आराम नहीं पड़ता है। तभी वो झोला छाप डॉक्टर कहता है कि तुम अपनी एक खून की जाँच कराओ। वो कहती है कि खून की जाँच की क्या ज़रूरत है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें खून की जाँच करानी होगी, तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि बुखार उतर ही नहीं रहा था। दोस्तों यहाँ पर उसकी जब खून की जांच कराई जाती है तो एक बहुत बड़ी खबर या एक बहुत बड़ी बीमारी उसको निकल कर आती है। दरअसल इस विधवा महिला को जो 27 साल की थी, इसको HIV था, यानी ये महिला बहुत ही ज़्यादा बीमार थी और ये बीमारी शायद कुछ लोग इसे सुनना भी पसंद ना करें। अब यहाँ पर ये रिपोर्ट सीधी डॉक्टर यानी जो प्रधान था गांव का उसके पास जाती है। इस रिपोर्ट को वो देखते ही वो चकरा जाता है। उस झोला छाप डॉक्टर से कहता है, अरे तुमसे गलती हुई है, दोबारा से चेक और टेस्ट करो, ये तो सब गलत है। क्योंकि उसे पता था कि मैंने क्या किया है। अगर मैंने किया है, अगर जो कुछ भी इस महिला को है तो वो मुझे ज़रूर होगा। प्रधान डर जाता है, घबरा जाता है। इसके बाद इसकी एक बड़े DID हॉस्पिटल में, जो कि बहुत प्रसिद्ध अस्पताल है, उसमें इसकी जांच कराई जाती है इस विधवा महिला की। जब वहाँ पर इसकी जांच होती है तो आप यकीन नहीं मानोगे, जो झोला छाप डॉक्टर ने इसकी रिपोर्ट दी थी या इसकी जो भी थी जांच वो दी थी, वही ये HIV पॉजिटिव पाती है। दोस्तों यहाँ पर जब एक खबर सरपंच को पता चलती है, प्रधान को पता चलती है, तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब ज़मीन खिसकी तो खिसकी, लेकिन उन 13 लोगों की भी खिसकी जिन्होंने इस महिला का गलत तरीके से फ़ायदा उठाया।
धीरे धीरे ये खबर, यहाँ पर ये 2018 की खबर आपको, या घटना मैं आपको बता रही हूँ, धीरे धीरे ये खबर उन 13 लोगों के पास जाती है, यानी 12 लोगों के। धीरे धीरे चोरी चुप के हर एक अपना टेस्ट करा रहा है। अब आप यकीन नहीं मानोगे, सभी HIV पॉजिटिव निकलते हैं, क्योंकि उन सभी के रिश्ते थे इस महिला के साथ, वो रिश्ते जो उन्होंने खुद ने कायम करे थे। दोस्तों, अब ये बात किसी तरह से अस्पताल से लीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि हर रोज कोई ना कोई आ रहा था। आपस में जुड़े हुए इन सब में सेक्रेटरी से लेकर यहाँ पर क्लर्क तक, दलाल जितने भी होते हैं, ये करीबन 13 लोग निकलते हैं और 13 की 13 यहाँ पर पॉजिटिव पाते हैं। और इनकी खबर जब मीडिया में लीक होती है 2018 में, तो ये कानून तक भी गूंज पहुँचती है। कानून को जब पता चलता है तो इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। सबकी सूची, सबके दोगले चेहरे, सबका वो रूप रंग दुनिया के सामने आता है। अब यहाँ पर बात ये थी कि ये बीमारी किसको थी, और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये हो रहा था कि जो इन 13 लोगों की पत्नियां थी, ये सभी शादीशुदा थे, एक भी इनमें बिना शादी का नहीं था। अब बात बन रही थी कि उन महिलाओं को तो कहीं ये बीमारी नहीं हो गई है। दोस्तों, यहाँ पर उन महिलाओं की जांच के बारे में कोई भी लिखता या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि उनको हुई है या नहीं, लेकिन संपर्क में तो ये अपनी पत्नियों के में भी आए होंगे, क्योंकि इनके बाल बच्चों वाले ये इंसान थे। दोस्तों, यहाँ पर इनके चेहरे पर वो कालिक पुत चुकी थी। अब यहाँ पर पुलिसकर्मी जब जांच पड़ताल करते हैं तो इस महिला से अब पूछताछ की जाती है। ये महिला रोई जा रही है, जो 27 साल की विधवा है, बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अब ये फिलहाल ऐसी दहलीज पर थी कि यहाँ से बचना मुश्किल था। अब हमें 2015 में जाना होगा। 2015 में जब इस महिला की शादी हुई थी उस लड़के से, जो लड़का मुंबई में कमाता था। दरअसल मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि उस लड़के की मृत्यु बीमारी से हुई थी। उस लड़के की जब मृत्यु बीमारी से हुई थी, तो जब उसकी जांच पड़ताल की जाती है तो ये अंदाजा लगाया जाता है कि वो जो इसका पति था, उसने ये बीमारी इस महिला को दी और इस महिला ने ये बीमारी 13 लोगों को दी। यानी इस महिला ने इस बीमारी को बांट दिया था उन वैसी लोगों को जो शायद कुछ समझते थे अपने आप को। लेकिन यहाँ पर आप एक कुदरत का करिश्मा देखिए, इस महिला को खुद को भी मालूम नहीं था कि मुझे ये बीमारी है या मुझे ये तकलीफ है। क्या कहोगे इस घटना के बारे में? कहते हैं ना कि आप जब बुरा करते हो तो तैयार हो जाना, आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप उसे भोगने के लिए तैयार हो जाना। इन 13 के 13 लोगों पर कार्रवाई होती है। कैसा इलाज इनका चल रहा है, सलाखों के पीछे हैं और उस बीमारी से ये लड़ रहे हैं, क्योंकि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। हालांकि इस बीमारी में आप परहेज से रह सकते हैं, लेकिन इस बीमारी का कोई इलाज तो नहीं है। अब उन महिलाओं के बारे में तो पता ही नहीं है जो इनकी पत्नियां हैं, क्योंकि सभी की सभी शादीशुदा थे। क्या हुआ होगा उन महिलाओं का, ये अभी तक मालूम नहीं है। लेकिन क्या कहोगे इस घटना में? बहुत से लोगों की आंखों से वो पड़ा हुआ पर्दा हटाती हैं ये घटनाएं, जो लोग कहते हैं कि हम तो करेंगे और हमें कोई पकड़ ही नहीं सकता। तुम कर रहे हो तो भोग और पाप के भागी हो, कहीं ना कहीं तुम्हें मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर सीधा मिल गया, सीधा दिख गया, भैया उस महिला को था, तुमने गलत किया, अगर तुम ना करते तो तुम्हारे साथ नहीं होता। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना जो बिना देखे आपके साथ होती रहती हैं। आप कहते हैं कि मैंने तो ऐसा किया ही नहीं। अगर ये बीमारी ऐसे पता नहीं चलता तो ये लोग कितने बेचारे और मासूम बनकर अपने घर वालों से सेवा कराते, पता है आपको? लेकिन इस बीमारी का तो पता है ना कि यहाँ से लगी है, वहाँ से लगी है, ये हुआ है। अगर ये बीमारी ऐसी नहीं होती और किसी से होती भी तो ये लोग कितने बेचारे थे, मासूम, इलाज नहीं हो रहा, अरे ये तो कुछ करते ही नहीं हैं, दूध के धुले हैं। तो फिर क्या कहिएगा इनके बारे में? तो इस घटना के बारे में अपनी राय रखकर जरूर भेजना, क्योंकि मैंने इसलिए इस घटना को आप लोगों के सामने रखा है क्योंकि हमारे बोए हुए बीज कभी भी अपना फल दे सकते हैं, और जिस फल के हकदार वही होते हैं भैया जिन्होंने पेड़ लगाया है। अब आप ये सोच लीजिए कि आपने किस चीज़ का पेड़ लगाया है और कैसे फल आप खाने वाले हैं। इस घटना के बारे में जो भी राय है, राय ज़रूर लिख कर भेजना, और दुखिया को कभी भी मत सताना। आप अपने काम के लिए जहाँ पर बैठे हो, जिस पोजीशन पर आप बैठे हो या जिस पोस्ट पर आप बैठे हो, जो आपको कानून ने हक दिया है वो जनता की सेवा करने के लिए दिया है, ना कि किसी मजलूम या लाचार या बेबस का आपको फ़ायदा उठाने के लिए वो ओहदा दिया गया है। मैं सरपंच या कोई भी अधिकारी है उन सब से कहना चाहती हूँ, आपको ये सारी चीज़ें ना, ये फैसिलिटी, ये तनख्वाह, ये पैसा, ये रुतबा केवल जनता की सेवा के लिए दिया गया है। इसका अच्छा इस्तेमाल ना करके बुरा इस्तेमाल करते हैं और किसी दिन बड़े बुरे फंसेंगे आप, ये सोच
लेना। तो चलिए अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। आज परिवार के नाम लेने की बारी है, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था, परिवार से बहुत दिन हो गए हैं बातें किए हुए। सेठ जी बहुत बहुत धन्यवाद। सेठ जी के नाम से आपकी आईडी है। नेहा मेरी प्यारी बहन कैसी हो? मधु उपमनमा आप कैसे हो? LDH वाले बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। ज्योति श्रीवास्तव बहुत प्यारी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा बहुत अच्छे भाई हैं और एक डॉक्टर हैं, लोगों की सेवा करते हैं। महेंद्र पांचाल बहुत अच्छे भाई हैं। कृष्णा अर्चना आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद। गीता उपाध्याय बहुत प्यारी बहन है। प्रमोद कुमार बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। पूनम यादव बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा अरोड़ा दिल्ली से हैं, बहुत प्यारी बहन है। महेंद्र सिंह भाई कैसे हो? राकेश अवस्थी बहुत अच्छे भाई हैं। यहाँ पर मंजू चौधरी बहुत प्यारी बहन है। बबीता मेरी बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यशवंती माँ आप कैसे हो? ऐश्वर्या माँ आप कैसे हो? बिटी का बॉस आप कैसे हो? श्रद्धा शर्मा आप कैसे हो? मधु उपमन माँ आप कैसी हो? आप ठीक हो? सुनील भाई कैसे हो? रमेश भाई आप कैसे हो? अनिल बहुत अच्छे भाई हैं। राजा राम बहुत अच्छे भाई हैं। ईरा ब्राह्मण, इनका कमेंट आज मैं पढ़ के बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गई। मेरी प्यारी माँ के समान हो आप, आपने मुझे बेटा कहकर बुलाया है। मैं आपको कुछ शब्द ही कह सकती हूँ। मैं कह सकती हूँ कि धीरे धीरे वक्त ढले और वक्त ढलने के साथ सब कुछ बदलता है। एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि सारी चीज़ें बदल जाएंगी। कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन लोगों पर कुछ एहसान रह जाते हैं या कुछ एहसान लेकर हम अपने साथ जाते हैं। जो भी बुरा कर रहा है ना, वो एक दिन उस बुरा करने का भोगेगा, चाहे वो कोई भी हो। ये बात खास कर मैं आपसे प्यारी माँ के समान हो मेरी आप ईरा ब्राह्मण, मैं आपसे कहना चाहती हूँ। अब फेसबुक परिवार की बारी है। आज ज़्यादा यूट्यूब के परिवार का नाम नहीं लिया है। पूनम यहाँ पर बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। रोहकर महिपाल बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। यहाँ पर विभा बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। संजीव, नीरज, मोनू जैन, अमित, यहाँ पर सुमन सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी बहुत अच्छे। नंदा किशोर बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप शर्मा बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। उमाकांत सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा श्रीवास्तव बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। राय किरण बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र मंगलिया बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलिया, लक्ष्मी बहन कैसी हो? संजीव, शिवानी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। पूजा देवी शर्मा, बिंदु, जानवी, आशा, नीरू, कुसुम अवस्थी, सीमा बहन कैसी हो? संतोष, गौरी नारायण, निशा गुप्ता, रवि, कृष्णकांत, यहाँ पर रानी, आयु। यहाँ पर ये परिवार जो फेसबुक का परिवार है बहुत प्यारे कमेंट करता है और हमेशा साथ देता है। सालिनी, यहाँ पर कशिश बहुत बहुत धन्यवाद। निधि बहुत अच्छे कमेंट करती है। मनोज बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कमेंट खत्म हो चुके हैं। प्यारे परिवार को मेरी तरफ से सभी को भगवान खुश रखना, सुखी रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।